इसके बाद कल 108 होगा, फिर 109 होगा, फिर 110 होगा। फिर 110 होने के बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। 109 और 110 में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये 2 तारीख को करके 2 तारीख को ही अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन वालों के लिए भी, और फिर इंशाल्लाह हम छुट्टी कर लेंगे। फिर 6-7 तारीख को किसी दिन बुलाया जाएगा, उसमें कोई 3-4 घंटे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और कर लिए जाएंगे। अच्छा जी, मॉक होंगे। अच्छा जी, वापस आ जाएं जितने दी, फिर रिटर्न असेसमेंट अपील का चैप्टर निकाल लें। पेज नंबर 330। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये कौन बोंगा है क्लास में बैठा हुआ? ये तो जान निकल गई मेरी। एडीआरसी में आए। एडीआरसी की कमेटी में कौन कौन बैठता है, ये हमने लास्ट क्लास के पार्ट बी में डिस्कशन की थी। एडीआरसी की कमेटी में चीफ कमिश्नर बैठता है और एक बंदा टैक्स पेयर नॉमिनेट करेगा, लेकिन पैनल बोर्ड ने बताया होगा उसमें से एक बंदा टैक्स पेयर नॉमिनेट करेगा। ये सीए हो जाए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाए, 10 साल का तजर्बा हो जिसका, लेकिन ऐसा सीए एडवोकेट जो टैक्स पेयर को सपोर्ट करता रहा हो या उसका एजेंट रहा हो, वो नहीं हो सकता। और कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो जाए, ये ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हो जाए, बेसिक स्केल 21 या उससे ऊपर का। आखिरी बात, एक और चीज वो गौर से सुननी है। एक और बंदा होगा इस टीम में जो ये लोग, डी को काट के 3 कर दें, ये डी कंफ्यूजिंग है। एक और बंदा होगा जो ये लोग चुनेंगे, ये एक और बंदा होगा जो ये लोग चुनेंगे। ये लोग चुनेंगे एक और बंदा इनमें से, यानी 1 और 2 मिलके 2 में से एक बंदा चुनेंगे। बोलें, एक और बंदा भी होगा इनके अलावा, वो पॉइंट 3 में मैं पढ़ाने लगा हूं। 1 और 2 मिलके 2 में से एक बंदा चुनेंगे। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू मशवरा बाय मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर 1 एंड 2। ये 1 और 2 मिलके एक बंदा चुनेंगे फ्रॉम द पैनल एज नोटिफाइड बाय बोर्ड इन क्लॉज। किस पैनल में से? इस पैनल में से। डन हो गया। तो आखिरी बात ये थी जी कि एक और बंदा भी चुना जाएगा। चुनने वाले ये होंगे और चुना जाएगा इसमें से। लेकिन अगर ये लोग मिलकर इसमें से बंदा ना चुन सके तो बोर्ड के बताए हुए ये वाले बंदे इनमें से फिर टैक्स पेयर बंदा चुन ले, क्योंकि ये लोग मिलके चुन नहीं सके। बात मेरी खत्म होगी। जितने बंदे कल हमने पढ़े थे उनको फारग करें, आज एक नया बंदा सुने। ये लोग इनमें से एक और बंदा चुनेंगे। इसकी इंग्लिश पढ़ें। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू कंसेंसस बाय मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर 1 and 2 फ्रॉम द पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड इन क्लॉज नंबर 2।
अब अगर ये लोग मिलकर इनमें से बंदा ना चुन सके तो वेयर द मेंबर अंडर दिस क्लॉज कैनॉट बी अपॉइंटेड थ्रू मशवरा, फिर बोर्ड नॉमिनेट कर देगा अ मेंबर प्रोपोज्ड बाय टैक्स पेयर। फिर बोर्ड एक बंदा नॉमिनेट करेगा जिसको टैक्स पेयर सजेस्ट करेगा, लेकिन वो होगा इन्हीं में से, वो होगा इन्हीं में से। द बोर्ड में नॉमिनेट अ मेंबर प्रोपोज्ड बाय टैक्स पेयर एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज पर क्लॉज 2। तो फिर बोर्ड नॉमिनेट करेगा किसके मशवरे पर? टैक्स पेयर के मशवरे पर। अच्छा जी, अब बात कहां पे जा रही है तो तसल्ली से सुनिएगा। एक कमेटी बैठनी है जिसका नाम होगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इस कमेटी में एक बंदा कौन होगा? चीफ कमिश्नर। और बोर्ड एक पैनल बनाएगा। उस पैनल में बोर्ड आपको 10-15 सीए के नाम बता देगा, 10-15 एडवोकेट्स के नाम बता देगा, 10-15 बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम बता देगा। उन 10-15 में से कोई एक बिजनेसमैन आप चुन लें, कोई एक अफसर चुन लें, कोई एक सीए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चुन लें। ये 3 बंदे आपने मिसाल के तौर पे चुन लिए। एक चीफ कमिश्नर हो गया, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक 21वें स्केल का अफसर हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया। अब ये 4 बंदे काफी नहीं है। एक बंदा चीफ कमिश्नर, एक बंदा सीए, एक बंदा 21वें स्केल का अफसर और एक बंदा बिजनेसमैन। ये 4 बंदे काफी नहीं है। एक काम और करें, अब ये लोग मिलकर इनमें से एक बंदा चुने, और ये अब मेरे ख्याल से 5वां बंदा होगा। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू मशवरा बाय मेंबर्स इन 1 and 2 फ्रॉम पैनल एज नोटिफाइड बाय बोर्ड इन 2 अबव। अगर ये लोग मिलके इनमें से बंदा ना चुन सकें तो बोर्ड टैक्स पेयर के मशवरे में इनमें से बंदा खुद ही चुन लेगा, क्योंकि ये लोग मिलके नहीं चुन सके। आखिरी बात भी समझ आ गई? वेयर द मेंबर अंडर दिस क्लॉज कैनॉट बी अपॉइंटेड थ्रू मशवरा, तो बोर्ड असूली तौर पे किनको चुनना चाहिए? इनको। लेकिन अगर ये ना चुन सकें तो कौन चुन ले? बोर्ड। द बोर्ड में नॉमिनेट अ मेंबर प्रोपोज्ड बाय टैक्स पेयर, वो फिर टैक्स पेयर मशवरा देगा टू बी नॉमिनेटेड एज पर क्लॉज 2, वो 2 वाला होना चाहिए। डन? तो आप भी 1 और 2 लिखाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 2-4 मिनट और वेट कर लें, बच्चे आ लेने दें जरा। आप लोग आए पेज 339 पर। अच्छा भाई, हमने जजेस पढ़े थे। जजेस में हमने पहला जज पढ़ा था कमिश्नर अपील, दूसरा जज पढ़ा था एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, तीसरा जज पढ़ा था हाई कोर्ट और चौथा जज पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट। अब मैं दूसरे जज की तरफ आ रहा हूं, एपलेट ट्रिब्यूनल। ये ना एपलेट ट्रिब्यूनल में कानून जानने वाले बैठेंगे और अकाउंटिंग जानने वाले बैठेंगे। कानून जानने वालों और अकाउंटिंग जानने वालों में से एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा। इट विल बी कॉल्ड एज ATIR। देयर शैल बी एस्टेब्लिश एन ATIR टू कॉल्ड ATIR to exercise the powers and perform the functions. The ATIR shall consist of a chairman and judicial and accountant members. इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये जज रह चुका हो हाई कोर्ट का, बड़ा लेवल है फिर इसका, जज रह चुका हो हाई कोर्ट का, या इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज हो। डिस्ट्रिक्ट जज कोई होते हैं, ये सेल्स टैक्स के नहीं होते, वैसे इनकम टैक्स के नहीं होते, ऐसे कोई लोग होते हैं। इज और हैज़ बीन हो या रह चुका हो डिस्ट्रिक्ट जज। ये वकील हो, एडवोकेट जज नहीं होता, वकील होता है। ये वकील हो हाई कोर्ट का जिसका 10 साल का तजर्बा हो, या कोई भी बंदा, बोर्ड बता दो। अकाउंटिंग जानने वाला कौन होगा? ये मशहूर ज़माना हमारा चीफ कमिश्नर होगा। कम से कम
ऐसा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो चीफ कमिश्नर के लेवल का बंदा हो, नहीं तो कमिश्नर या कमिश्नर अपील जिनका 3 साल का तजर्बा है, ये भी ATIR में जा सकते हैं। तीसरा, ऐसा CA जिसका 10 साल का तजर्बा है, या ऐसा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसका 10 साल का तजर्बा है। ये लोग क्या हो सकते हैं? अकाउंटेंट मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंक्शनिंग एंड प्रोसीजर। आपने कभी सुना जजिस का बेंच बैठ गया? इसका क्या मतलब होता है? जजिस के कमरे में जो बेंच था वो बारिश आने की वजह से बैठ गया नीचे। जजिस का बेंच का मतलब है 2-4 लोग जजिस बैठ गए और केस सुनने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शनिंग ऑफ बेंचेस एंड प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल शेल बी रेगुलेटेड बाय रूल्स विच द प्राइम मिनिस्टर में प्रेस्क्राइब। तो ये कैसे बैठेंगे, किस वक्त बैठेंगे, क्या तरीका होगा, ये सारा प्राइम मिनिस्टर बताएगा। तो कितने किस्म के मेंबर्स हो गए इधर? 2, कानून जानने वाले और अकाउंटिंग जानने वाले। भाई आप FR1 की क्लास नहीं ले रहे? अच्छा, छुट्टी है तेरी मेरी कुट्टी। चलें जी, आई होप सारे हजरात आ गए होंगे। पेज 338 पे आ जाएं। कल वाला रिवाइज करें। A person dissatisfied with following orders of commissioner। एक बंदा जो डिससेटिस्फाइड है, रो रहा है विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, में फाइल है अपील टू कमिश्नर अपील। ये कमिश्नर अपील के पास चला जाए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के खिलाफ जाना हो, अमेंडेड के खिलाफ जाना हो, आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया, या और कोई मसला आ गया, कमिश्नर अपनी गलती सही नहीं कर रहा, लेकिन एक शर्त है, आपने जो रिटर्न इनकम अपनी बताई थी 20 लाख, उस पर आपने टैक्स जमा कराया हो। जो उन्होंने 32 लाख किया वो नहीं, ठीक है। आपने जो रिटर्न में जमा करवाई थी इनकम 20 लाख, उस पर आपने टैक्स जमा करवाया हो। इसके बाद व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर फाइलिंग अपील। अपील जमा कराने के लिए ये शर्त है कि आपने टैक्स जमा करवाया हो। अपील प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे होगी, इसमें साइन हुए होंगे, आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखे होंगे, और फीस होगी। इफ अपील इज अगेंस्ट असेसमेंट, अगर आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कमिश्नर ने मेरे से अच्छा नहीं किया बेस्ट जजमेंट करके, मैं तो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हूं ही नहीं, मैं तो रेजिडेंट शिप ओनर हूं, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए फीस ये होगी। लेकिन अगर बेस्ट जजमेंट और अमेंडेड असेसमेंट आपकी नहीं हुई, बल्कि आपको नॉन रेजिडेंट का क्या कह दिया, रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर फीस ये होगी। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जब आपके घर आता है तो साथ डिमांड नोटिस भी आता है। जब आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है तो साथ डिमांड नोटिस भी आता है। लेकिन जब आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करा दिया जाता है तो आपके घर डिमांड नोटिस नहीं आता, बल्कि सिर्फ एक ऑर्डर आता है। ऐसी सूरत में जहां डिमांड नोटिस भी आपके साथ आए तो वहां पे आपने अपील करनी है डिमांड नोटिस के 30 दिनों में। और इफ अपील डज नॉट रिलेट टू असेसमेंट ऑफ पेनल्टी, और अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया है तो फिर आपने अपील करनी है 30 दिन ऑफ ऑर्डर। तो इधर आपने अपील करनी है 30 दिन ऑफ डिमांड नोटिस, और इधर आपने अपील करनी है 30 दिन ऑफ ऑर्डर। अपील इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं और 30 दिनों के बाद भी कर सकते हैं अगर कोई मुनासिब बजाय। डन। इसके बाद
बस ये मेन बात है, कर लें हाईलाइट या डबल अंडरलाइन कर लें, जैसे भी आप पसंद समझें। यह मैं दूसरी क्लास में बताना ही भूल गया, आज आप लोगों का टेस्ट है, कल होना था ना, सैटरडे को होना था ना, या कल दे देना। टेस्ट सुन लें ज़रा क्या है उसमें। एक सवाल डाला है लॉसेस का न्यूमेरिकल, एक सवाल है बिजनेस के चैप्टर का। बिजनेस का चैप्टर तो आता है ना, लेकिन वो बिजनेस के चैप्टर का थ्योरी का सवाल है, यानी न्यूमेरिकल टाइप डाटा दिया हुआ है, आपने कमेंट करने हैं उस पर। चीज़ें आपको याद है ना, उसमें 3-4 एडजस्टमेंट्स मैंने डाली हैं। एक गाड़ी 75 लाख से ऊपर वाली है, एक कोई अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन है, पता है ना चीज़ें यार, हद होगी इसके, हंस क्या रहे हैं। तो इस तरह की 1-2 कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। ये बिजनेस के चैप्टर का सवाल है, एक लॉसी के चैप्टर का सवाल डाला है, और सेक्शन 122 में से एक सवाल डाला है, बस पीछे का रहेगा। सेक्शन 122 सारा सिलेबस लीक हो गया। एक लॉसी के चैप्टर का न्यूमेरिकल है, एक बिजनेस के चैप्टर का न्यूमेरिकल है, और एक सेक्शन 122 में से सवाल है। तो कितने लोग आज ही दे जाएंगे? सेक्शन 122 अगर आता है तो हाथ खड़ा कर देंगे, किसी ने याद कर लिया वो छुट्टियों में। सेक्शन 122 अगर कर लिया याद तो आज ही दे जाइएगा, अगर याद करना है तो घंटा डेढ़ लगा के याद कर लीजिएगा, और 4 बजे जाके टेस्ट दे दीजिएगा, इसको लटकाएं मत, ठीक है। और लॉसेस और बिजनेस वाला इंशाल्लाह आपसे वैसे हो जाएगा। बड़ी मेहनत से टेस्ट बने, उसमें बड़े अच्छे सवाल हैं। बिजनेस वाला बड़ा अच्छा सवाल है, लॉसेस वाला बड़ा अच्छा सवाल है। लॉसेस के न्यूमेरिकल तो रनिंग में है ना, वो तो कोई मसला नहीं। तो सेक्शन 122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, उसमें से सवाल है। अच्छा जी चलें, अब जी मोहतरम मुतवज्जे हो जाएं। प्रोसीजर इन अपील। अब कहानी कुछ ऐसे होगी कि दूसरी क्लास में जो दोस्त है उसको भी बता दीजिएगा। कहानी कुछ ऐसे होगी कि ये जज साहब होंगे बैठे हुए, एक कटहरे में टैक्स पेयर होगा, एक में कमिश्नर होगा। कमिश्नर का कटहरा ज़रा करीब लाए हैं, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने कभी टीवी में या आगे पीछे देखा होगा, जज साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, इधर कटहरे में एक बंदा खड़ा होता है, इधर एक बंदा खड़ा होता है। आप लोगों ने तो शायद इधर मियाँ और बीवी को ही देखा हो, पता नहीं और तो कोई चीज़ आपको पता नहीं। तो इधर जज साहब बैठे होते हैं, दरमियान में बच्चे रो रहे होते हैं, अबू अम्मी मान जाएँ, अबू अम्मी नहीं मान रहे होते, इतना अंदर वो मैं भरी होती है अबू अम्मी के, अबू अम्मी नहीं मान रहे होते। तो नहीं आजकल, चलें छोड़े पूरे माशरती मसाइल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो भाई सब्र ही करना पड़ता है और कुछ नहीं इन चीज़ों का हल। तो खुदा के लिए ज़िंदगी में आप भी सब्र ही कीजिएगा। कई दफ़ा शोर परेशान कर रहा होता है, कई दफ़ा बीवी परेशान कर रही होती है, तो जो भी सिनेरियो हो बस सब्र ही करना होता है, इसका कोई हल नहीं। ये और हल कोई नहीं इसका, जन्नत बन जाएगा आपका घर सब्र करेंगे तो। बोलेंगे तो बस फिर रोज़ाना मसले ही होंगे, अपने घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, और बात तफसीली हो जाएगी। छोड़ पड़े, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा जी, प्रोसीजर इन अपील। कब तक सब्र करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा को फरमाया तब तक सब्र करो जब तक कि मेरे से हौज़े कौसर पे ना मिल लेना। तो इंशाल्लाह फिर हौज़े कौसर का पानी मिल जाएगा अगर आप सब्र कर लेंगे दुनिया में। तो वरना तो एक बुज़ुर्ग थे, हवाओं में उड़ रहे थे। अब वो ऐसे समझाने के लिए मिसाल है, ये कोई बुज़ुर्ग नहीं बता रहा उनकी। तो बीवी ने कहा आज मैंने एक बंदे को देखा हवाओं में उड़ रहा, तू बड़ा बुज़ुर्ग बना फिरता है, तू भी बुज़ुर्ग बनता है, तू उड़ हवाओं में। तो उस बंदे ने कहा वो मैं ही था। तो बीवी कहती है मैं भी को टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है? तो अब इस बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, शोर जवाब नहीं देगा, बस सब्र, और कोई हाल नहीं है। अच्छा, द कमिश्नर अपील शैल गिव द नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग। कमिश्नर अपील इन दोनों को नोटिस दे देगा और कह देगा फलां दिन आके मैं आपका केस सुनूंगा। टू द एपेलेंट एंड द कमिश्नर, इन दोनों को कह देगा फलां दिन आपके मैं आपका केस सुनूंगा। 1A और 1AA भी मैं नहीं पढ़ा। कमिश्नर अपील में एडजॉर्न द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या मतलब?
डिले कमिश्नर, ये दोनों बेचारे आएंगे। कमिश्नर विल कहेगा यार मैंने यार टिंड कराई है, मैं जरा खुरक कर रहा हूँ अपने सर में। तो कमिश्नर विल मे जॉन द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, खूनो खून मे जॉन द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कमिश्नर अपील इनको तंग कर सकता है। अच्छा, आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में 3 ग्राउंड्स जमा करवाने थे। आपने एक कहना था कि ये पेनल्टी मैंने गवर्नमेंट को नहीं दी इसलिए मुझे अलाउ कर दो, इधर देखा करें ना। आपने ये कहा था कि मेरा प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, और आपने ये कहा था कि मेरे बैड डेट एक्चुअल है। आपने 3 ग्राउंड्स अपील में जमा करवाने थे, आप भूल गए एक ग्राउंड डालना, या आपने सोचा मेरा केस बड़ा वीक है शायद मैं साबित ना कर पाऊं बैड डेट एक्चुअल है, तो आपने सिर्फ कितने ग्राउंड्स डाले? 2। जब केस की हियरिंग शुरू हुई उससे पहले आपके दिल में ख्याल आया कि मैं तीसरा ग्राउंड भी डाल दूं, हालांकि ग्राउंड्स ऑफ अपील आप जमा करा के जा चुके हैं ऑलरेडी। आपके दिल में आया तीसरा ग्राउंड भी डाल दूं, डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कमिश्नर कहते हैं आप मुझे तीसरा ग्राउंड भी बता दो, कमिश्नर अपील कहता है मैं केस सुन लूंगा, कोई मसला नहीं। जैसे अब्बू को आपने कहा अब्बू आज थोड़ा सा मुझे रात को टाइम दीजिएगा, वो जो आप मुझे कहते हैं ना लेट आ रहे हैं घर से, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उस पर मैंने बात करनी है। तो उस बात के करते करते बीच में आपने कहा अब्बू पॉकेट मनी पे भी बात ना कर लें थोड़ी सी। अब्बू ने कहा ये तो हमारे एजेंडे में नहीं था। तो ये देखें एजेंडे में आपने 2 चीज़ें डाली, बिल फर्ज, अभी तो मैंने तीनों लिखी हुई ना, बिल फर्ज खुदा ना खास्ता आपने एजेंडे में 2 चीज़ें डाली, जब बात शुरू होने लगी आपने तीसरी बात भी बीच में डाल दी। कमिश्नर अपील कहता है कोई मसला नहीं, कर सकते हो। खैर, द कमिश्नर अपील मे बिफोर हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एप्लेंट टू फाइल एनी, लेकिन एक शर्त है, इफ ही सेटिस्फाइड दैट इट वाज नॉट विलफुल। अगर इरादी तौर पे नहीं था, जानबूझ के आपने नहीं किया, गलती से आपसे रह गया, तो फिर ठीक है। तो बताएं जी, क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो ग्राउंड मैंने मेंशन किए हैं अगर वो सिर्फ 2 हैं तो क्या मैं तीसरा ग्राउंड भी बीच में डाल सकता हूं? ठीक है, लिखें ग्राउंड्स ऑफ अपील में मैंने 2 ग्राउंड मेंशन किए थे, हियरिंग से पहले तीसरा ग्राउंड भी डाल सकता हूं। अगर जिसको समझ आ गया तो खैर है। ग्राउंड्स ऑफ अपील में मैंने 2 ग्राउंड बताए थे, हियरिंग से पहले तीसरा ग्राउंड भी डाल सकता हूं। ग्राउंड्स ऑफ अपील में मैंने 2 ग्राउंड बताए थे, हियरिंग से पहले तीसरा ग्राउंड भी डाल सकता हूं। द कमिश्नर अपील में अलाउ एन एप्लेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड, अगर वो मुतमईन है कि इट वाज नॉट इरादी तौर पे, इरादी तौर पे आपने ऐसा नहीं किया बल्कि गैर इरादी तौर पे हो गया। अच्छा, कमिश्नर अपील ऐसे ही केस सुना देगा ये कुछ पूछगछ भी करेगा? द कमिश्नर अपील मे बिफोर डिसाइडिंग अपील आपके रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, कॉल पर्टिकुलर्स एंड फर्दर इंक्वायरी करा सकते हैं कमिश्नर के जरिए। वो तब कराता है जब कमिश्नर सही तरह काम करके ना आया हो। सफ़ा देना है फाड़ के, ये पड़ा हुआ नीचे रहने दो। आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न जमा करवाने के बाद क्या हुआ? ऑडिट। ऑडिट के बाद क्या आया? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद टैक्स पेयर ने क्या किया? रिप्लाई। रिप्लाई करने के बाद मैंने कहा था वो काटेगा, आपके घर क्या आया? अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर, नहीं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। आपने 30 दिनों में कमिश्नर अपील के पास जाके क्या कर दी? अपील कर दी। 30 दिनों में कमिश्नर अपील के पास अपील कर दी। आपने रिटर्न जमा करवाई, आपको घुरी पड़ी, घुरी के बाद बार्किंग हुई, बार्किंग के बाद आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई के बाद बाइट हुआ। बाइट करने के कितने दिनों में आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं? कल पढ़ा था 30 दिनों में। डिमांड नोटिस आने के 30 दिनों में आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। ये बातें याद हैं सारी? आप जब आप कमिश्नर अपील के पास चले गए 30 दिनों में अपील करने के लिए, ये सारा मैं नोट करने दूंगा बाद में। जब आप कमिश्नर अपील के पास चले गए अपील करने के लिए,
आपने मीटिंग जब उरूज पे चल रही थी तो आपने जेब से एक सफ़ा निकाला और जेब से सफ़ा निकाल के कहा कमिश्नर को, फिर कमिश्नर अपील को जाके कहा, फिर दोनों के मुंह के आगे। अब उन्होंने कहा भाई ये क्या सफ़ा है? भाईजान मैं साबित करता हूं ये पेनल्टी गवर्नमेंट को पे नहीं की, ये इस चीज का सबूत है, ये देखें ये इस चीज का सबूत है कि मैंने पेनल्टी गवर्नमेंट को पे, मैं आपको साबित करता हूं। अब कमिश्नर अपील इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फाड़ के फेंक देगा, इस एविडेंस को नहीं मानेगा क्योंकि आपने सबका टाइम जाया किया। यह सफा आपको कमिश्नर अपील को नहीं दिखाना चाहिए था, यह सफा दौरान ऑडिट आपको कमिश्नर को ही दिखा देना चाहिए था ताकि बात यहां तक पहुंचती ना। ये एविडेंस क्यों छुपा के रख रहे हैं आप? एविडेंस तो दिखाने के लिए होता है। ऑडिट में आपने तंग किया, शो कॉज नोटिस आया, फिर भी आपने नहीं दिखाया, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो कमिश्नर का टाइम भी जाया करें, कमिश्नर अपील का टाइम भी जाया करें। वो सबूत जो आपने अम्मी से छुपा के रखा हुआ था, अब अब्बू ने आपका केस सुन्नू किया कर तो अब्बू को आपने वीडियो दिखा दी, अब्बू देखें मैं फलां दोस्त के साथ सिगरेट नहीं पी रहा था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, तो वो अम्मी को दिखा देते तो अब्बू तक बातें ना पहुंचती। अब अम्मी कहेंगी ये वीडियो एकदम कहां से आ गई, वो पता नहीं बाद में कितनी मुश्किल से आपने बनाई थी वो। तो वो एविडेंस जो आपने किसके सामने पेश नहीं किया था? कमिश्नर के सामने। अब आज वो कमिश्नर अपील के सामने अगर पेश कर दें तो कमिश्नर अपील इसके लीरे लीरे कर देगा। लेकिन अगर आप कहें सर वो मैं कारपेट साफ कर रहा था, बेगम ने कहा था आज कारपेट उठा के सफाई करनी है, तो सर वहां से निकला है, फिर कमिश्नर अपील कहेगा, कमिश्नर के हाथ पे हाथ मार के यार सॉरी यार, यार इसका जोड़ यार सफा, तो जोड़ यार नेचुरल है, कोई नहीं, हो जाता है यार, हो जाता है यार, कोई नहीं भाइयों, अपनी बरादरी के लगते हो यार तुम, तो ये सारा जो है सफा जोड़ लो, सफा जोड़ लो। तो असूली तौर पे कमिश्नर अपील इस एविडेंस को नहीं मानेगा, असूली तौर पे कमिश्नर कैच करना था, असूली तौर पे कमिश्नर अपील इस एविडेंस को नहीं मानेगा, लेकिन तब मान लेगा जब टैक्स पेयर ये साबित कर दे कि कोई जेन्युइन रीजन थी जिसकी वजह से ये सफा मेरे से गुम हो गया था। पीछे छोटे बच्चे ने होमवर्क किया हुआ था सारा। कमिश्नर अपील शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पहले खतरनाक बात की है उसने, कमिश्नर अपील शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाउएवर। हाउएवर का क्या मतलब होता है? रिलैक्स होने लगे। ये क्या लिखा हुआ है? अब मैं किसकी बात मानूं? ये देखें जरा, मैं कौन सी बात मानूं, क्या बात मानूं, ऊपर वाली मानूं नीचे वाली मानूं? एज अ जनरल रूल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन एज अ रिलैक्सेशन ही मे एक्सेप्ट इट इफ इट वाज, अगर कोई रीजनेबल हो जाती। कौन? कमिश्नर अपील। जिस बात में उसकी बॉल पॉइंट ही गिर गई। अच्छा, डे ऑफ हियरिंग सुनाया जाएगा, फिर हियरिंग एडजॉर्न की जा सकती है, नया ग्राउंड जमा करवाने की इजाजत है, रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे और वो सबूत नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा जो कमिश्नर के सामने से नहीं दिया गया। डिसीजन एंड अपील। भाईजान फैसला आ गया, एपलेट ऑर्डर, इसका नाम एपलेट ऑर्डर रखना है, असेसमेंट ऑर्डर नहीं रखना, क्योंकि अब हम अपील्स का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। जज साहब का फैसला आ गया, जज साहब का फैसला आ गया। जज साहब के 3 फैसले आ सकते हैं। हां तुम्हारी इनकम 32 है, अब टैक्स पे रोएगा, या हां तुम्हारी इनकम 20 है, नहीं तुम्हारी इनकम 22 है, देखा ही नहीं इधर, हां तुम्हारी इनकम 22 है। 3 फैसले आ सकते हैं, तुम्हारी इनकम यही है, तुम्हारी इनकम ये है, और तुम्हारी इनकम ये है। ये 3 फैसले आ सकते हैं। कंफर्म, हां तुम्हारी इनकम 32 है, हां तुम्हारी इनकम 22 है, रिलैक्स हो जाओ, नहीं तुम्हारी इनकम 20 है, सॉरी, और अब 22 है। कंफर्म का क्या मतलब है? जो कमिश्नर ने कहा था वही मैं भी कहता हूं। कैंसिल का क्या मतलब है? यार इससे तो टीपी खुश हो जाएगा,
इससे तो टीपी खुश हो जाएगा। कर ले नोट। I am feeling very relaxed today. I forgot my mobile. Very relaxed. Feel like in heavens. यार मोबाइल जमा करवा दें, लेकिन वापस आपको फिर मैं करूँगा जब अगला सेशन शुरू होगा, क्योंकि आपके पेपरों के बाद जो छुट्टियाँ होंगी कोई 8-10 जो भी होती हैं, उन दिनों में तो मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। तो मोबाइल अभी जमा करा जाएं, इंशाल्लाह हिफाजत की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू वरना लगवा ली जाएगी। डाटा का बैकअप बना के कल या परसों तक मोबाइल जमा करवा दें मुझे। हाथ खड़ा करें, कल या परसों तक मोबाइल जमा करवा दें मुझे। नाफरमान औलाद। अच्छा नहीं अच्छे बच्चे हैं, सॉरी। इन डिसाइडिंग द अपील, अपील डिसाइड करते हुए, द कौमी में, लेकिन कौमी अपील जज मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल द असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर किसने भेजा था? कमिश्नर ने, 121 से 122 वाला। आफ्टर एग्जामिनिंग एविडेंस एंड कॉजिंग इंक्वायरी। इन अदर केसेस का मतलब बताएं। आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया। ऐसी सूरत में क्या फैसला आएगा? बोले मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट, जो मर्जी फिट समझे। हो सकता है आपको नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव करार दे दे, हो सकता है कह दे कि आप नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तो जज साहब के कितने फैसले आए जी? 3 में से कोई एक आएगा। और अगर अपील रिलेट्स टू अदर थिंग्स, जैसे नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर जो मुनासिब समझेगा जज। अल्लाहु अकबर। कमिश्नर अपील ने कहा भाईजान तुम्हारी इनकम 34 है। आपने कहा कमिश्नर अपील बाहर निकल, किस रास्ते से तू घर जाता है? मैं 32 को 20 कराने आया हूं, 32 को 20 कराने आया हूं, तू मुझे 34 पे पहुंचा रहा है। वो कहते हैं मैं क्या करूं, ये फिगर 6 है। तो गलत फिगर लिखी हुई है तुम लोगों ने, ये फिगर ही 6 थी, अब मैं क्या करूं? ये कास्टिंग एरर थी इसमें, ये फिगर असल में 6 की थी। आपने कहा वो बात तो अपनी जगह, बट मैं और मेरे बड़े तेरे पास आइंदा आ गए तो फिर देखी, मैं तो 20 को 32 कराने आया था और तू मुझे क्या कह के भेज रहा है? 34। लॉ मेकर कह रहे कमिश्नर अपील ऐसा कर सकता है, कमिश्नर अपील ऐसा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैन इंक्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ खुश हो जाएगा। कमिश्नर अपील कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट और रिड्यूस अ रिफंड। लेकिन इससे पहले ना टैक्स पेयर को थोड़ा वो कर दें कि मैं करने लगा हूँ। ज़ाहिर बात है ड्राइव वगैरह से करेंगे तो एक थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर दो ना। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चों ने घर वालों को पहले से रिजल्ट के बारे में प्रिपेयर किया होता है। हाँ वो 1-2 सवाल अम्मी थे, पता नहीं सर ने नहीं कराए थे या कुछ ऐसा हुआ था, तो बेटे तेरे साथ वाला पास हो गया। हाँ वो पास हो गया बेटा, वो कहाँ से पढ़ा? पढ़ तो वो भी उधर से ही रहा था। तो द कमिश्नर कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट और रिड्यूस अ रिफंड। लेकिन ये कर सकता है कमिश्नर, लेकिन इससे पहले इफ कमिश्नर अपील हैज प्रोवाइडेड द एपेलेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, तो उसे एक मौका दे दें, फिर आप जो मर्जी करें उसके साथ, बेचारे के साथ होती रहती है। अच्छा जी, अगर कभी बोले, अगर कभी एओपी की इनकम रिवाइज हो, तो आपको पता है एओपी की इनकम रिवाइज होती है तो डिविजिबल इनकम भी बढ़ जाएगी। जब डिविजिबल इनकम बढ़ेगी तो पार्टनर बाकिर और असद की इनकम भी बढ़ेगी। जब कभी, एक मिसाल दे रहा हूं, जब कभी अब्बू की सैलरी कम हो तो बीवी बच्चे भी परेशान होते हैं। जब कभी एओपी की इनकम बढ़े तो एओपी का न्यूमेरिकल भी चेंज होगा और पार्टनर का न्यूमेरिकल भी चेंज होगा।
क्योंकि ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान एक फिगर आती है, वो बढ़ जाएगी। तो जब कभी कमिश्नर अपील एओपी के खिलाफ फैसला सुनाए तो कमिश्नर अपील कमिश्नर को इजाजत देगा कि तुम जाओ। जब कभी कमिश्नर अपील एओपी के खिलाफ फैसला सुनाए तो कमिश्नर को इजाजत देगा तुम जाओ और जाके कमिश्नर अपील कमिश्नर को इजाजत देगा जाओ और जाके एओपी की इनकम भी बढ़ाओ और उनके पार्टनर्स की इनकम भी बढ़ा दो। आप पार्टनर्स ये नहीं कह सकते मुझे क्यों छेड़ा। जाहिर बात है आपकी इनकम तो डिपेंडेंट है किसकी इनकम पर। अब बच्चे कहें अब्बू की तनख्वाह कम कर दें लेकिन हमारे पे असर ना पड़े, भाई ये क्या बात हुई। बाय नेचुरली अगर पार्टनर्स की इनकम एओपी की इनकम बदलेगी तो पार्टनर्स की तो बदलेगी। इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील, अगर कोर्ट का फैसला आ जाए, एनी चेंज इन मेड इन द असेसमेंट ऑफ एओपी की इनकम बदल जाए या बिल्कुल नए सिरे से एओपी की असेसमेंट करनी पड़े, कमिश्नर अपील शैल अलाउ कमिश्नर अपील किसको इजाजत देगा टू अमेंड द असेसमेंट ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो। जान ले लें किसकी, पार्टनर्स की। बाकिर एंड असद एओपी की अगर इनकम बढ़े तो साथ किस किस की इनकम बढ़ेगी, बाकिर की भी और असद की भी। तो एओपी की इनकम बढ़ने पर पार्टनर्स की भी जान ले लें। कौन किसको अलाउ करेगा जान ले लो, कमिश्नर अपील किसको अलाउ करेगा, कमिश्नर को। अगर अपील के फैसले के बाद चेंज कर दी जाए एओपी की इनकम या एओपी की नई इनकम ऑर्डर की जाए, कमिश्नर अपील अलाउ करेगा कमिश्नर को टू अमेंड द पार्टनर्स इनकम ऑल्सो। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। जनरल टाइम लिमिट्स हमने पढ़ी थी सेक्शन 122 के 2 में और 4 में, वो जो 5 साल वाली पढ़ी थी। तो जनरल टाइम लिमिट्स इस सेक्शन में नहीं लगेंगी, कमिश्नर अपील जब मर्जी चाहे छेड़े। इसकी थोड़ी तफसीलन में एग्जांपल भी शायद कल कोई कराऊंगा। आपने क्या जमा कराई, आपका क्या शुरू हुआ, आपके घर क्या आया, आप रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर सके, आपके घर क्या आया, 30 दिनों में आपने किसको अपील कर दी, इधर देखें ना, 30 दिनों में किसको अपील कर दी, कमिश्नर अपील 120 दिन में फैसला सुनाएगा। कमिश्नर अपील के पास कितने दिन है फैसला सुनाने के लिए, 120 दिन। ये सारा भी नोट करने दूंगा आपको मैं। द कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन, नहीं 120 डेज नहीं, 120 डेज कहां से गिनने शुरू करने हैं, जब आपने अपील जमा कराई। इट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय, बोले 60 दिन की और एक्सटेंशन हो सकती है। फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज। कमिश्नर अपील जब केस हियर करना शुरू करेगा ग्राउंड्स ऑफ अपील के बाद, तो उसका क्या प्रोग्राम होगा, कितने दिन में फैसला सुना दे, 120 दिन में। वो फैसला सुनाना चाह रहा है 120 दिन में। टैक्स पेयर गायब हो गया, छुट्टियों पे चला गया, बस ये 120 दिन में ये दिन काउंट नहीं होंगे। या टैक्स पेयर ने कहा परसों तरसों की क्लास कि मैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनवा रहा हूं, वो मेरा मसला हल करेगी, ये दिन भी फिर वहां काउंट नहीं किए जाएंगे। अम्मी ने कहा बेटा 2 घंटे में होमवर्क करो, बीच में अम्मी ने कहा दही लेके आओ, अम्मी अब ये 15 मिनट 2 घंटे में काउंट नहीं होंगे, ऐसा ही है ना। सर ने कहा टेस्ट दो 1 घंटे के अंदर, बीच में सर ने कहा जाओ मेरे लिए 2 किलो चीनी लेके आओ, मुझे घर में चाहिए आज, तो ये अब 10 मिनट जो आपने चीनी लाने में ज़ाया किए ये इसमें काउंट नहीं होंगे। दोस्त ने कहा 15 मिनट में मेरे घर पहुंचो, फिर दोस्त ने कह दिया नाश्ता लेके आओ, आपने कहा 5 मिनट नाश्ता लेने में लगेंगे, अब मैं तुम्हारे घर 20 मिनट में पहुंचूंगा। कमिश्नर अपील का क्या दिल चाह रहा है कितने दिनों में फैसला सुनाए, 120 दिनों में।
लेकिन फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबाउट डेज। वो जबरदस्त एडजॉर्नमेंट टैक्स पेयर भी कर सकता है। टैक्स पेयर ने कह दिया यार डिले है, सॉरी यार मैं बिजी हूं, ताज़ा मेरी शादी हुई है, अभी अभी ताज़ा मेरी शादी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सब्र पैदा कर रहा हूं अपने अंदर, सब्र करो। डिले ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। आजकल मुआशरा ना इंतकाम सिखाता है, हमने आपको सब्र सिखाना है, ठीक है। तो डिले एट द रिक्वेस्ट ऑफ, सब्र करने वाले के साथ तो अल्लाह हो जाते हैं ना, पीछे क्या रह गया फिर। सर कब तक, फिर भी कब तक सब्र, जब तक हौज़े को सर पे ना मिलने, ये याद रखिएगा बात। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस जा रहे हैं ना हम कुछ दिनों में, इसलिए जाते जाते कुछ बातें मैंने कहा कर दूँ आपसे, दोबारा मिलेंगे। अच्छा, पोस्टपोनमेंट, R2 मेरे से पढ़े हो, मेरे से तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता। वो तो R2 वाले देखो आजकल जो रो रहे हैं, सोच के डिसीजन लेना। R2 को तो सिलेबस मेरे से नहीं ख़त्म होता। पोस्टपोनमेंट ड्यू टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, ये ऑनलाइन वाले भी सुन लें जिन्होंने R2 पढ़ना है, मैं तो खुशी से कहता हूँ सोच के डिसीजन लीजिएगा। अच्छा, पोस्टपोन पोस्ट, हाँ सिलेबस नहीं ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म होता ही नहीं, आराम आराम से होता है, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं। पोस्टपोनमेंट ड्यू टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, दो वजह से, कितनी वजह से, दो वजह से डेज काउंट करने कमिश्नर अपील बंद कर देगा। कमिश्नर अपील का दिल चाह रहा है कितने दिनों में फैसला सुनाऊं, टैक्स पेयर कहीं चला गया या टैक्स पेयर अपना मसला ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रिजॉल्व कराने चला गया, इन दोनों सूरतों में 120 दिन गिनने बंद कर देंगे। अच्छा जी, ये ऑर्डर मेक करना जरूरी है या मेक करके सर्व करना भी जरूरी है? सर्व करना भी जरूरी है। आखिरी बात पढ़ लेंगे, पॉइंट नंबर 4, आफ्टर डिसीजन, फैसले के बाद, द कमिश्नर अपील शैल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, आप हेल्ड काट दें, कमिश्नर अपील शैल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड सर्व द ऑर्डर टू एप्लेंट, एंड अपना फैसला किस किस को सुनाएगा, एप्लेंट को भी और कमिश्नर को। डन। नो वी आर वेरी लकी कि ये अगला पेज हमारा ओवर हो गया, बिकॉज डेट इज ओनली ए, बोले रेपिटेशन, डेट इज ओनली ए रेपिटेशन। अब हम किसकी दरबार में जाएंगे, ATIR, किसके पास जाएंगे बोलें, इस पूरे सफे पे जो नई बातें हैं वो मैं टिक करा रहा हूं। पेज नंबर 340, सफे के टॉप पे 1 2 3B, बाकी सारी बातें वही हैं जो कमिश्नर अपील वाली है, लेकिन मैं सारी पढ़ाऊंगा ताकि रिवाइज हो जाए। अगर कमिश्नर अपील का फैसला टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाए तो टैक्स पेयर चला जाए एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर कमिश्नर अपील का फैसला कमिश्नर के खिलाफ आ जाए तो कमिश्नर चला जाए एपलेट ट्रिब्यूनल। कमिश्नर इसलिए जाता है कि जारी बात है हुकूमत ने उसे टारगेट दिया हुआ रेवेन्यू इकट्ठा करने का। अगर कमिश्नर अपील का फैसला टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाए तो टैक्स पेयर कहां चला जाए, अगर कमिश्नर अपील का फैसला टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाए, सॉरी कमिश्नर के खिलाफ आ जाए तो कमिश्नर कहां चला जाए, वेयर द टैक्स पेयर और द एतराज करे टू द ऑर्डर ऑफ,
द टैक्स पेयर और द कमिश्नर मे फाइल एन अपील टू, बाकी बातें कल वाली। अपील किस पे होगी? उस पे साइन हुए होंगे और आपने फीस जमा करानी है, लेकिन कमिश्नर ने फीस जमा नहीं करानी। ये अपील आपने 60 दिनों में देनी है, कल 30 दिनों में देनी थी ना। ये बड़ा कोट है, फाइल टू अपील विद इन 60 डेज। 60 डेज कब से गिनने शुरू करने हैं? जब कमिश्नर अपील का पिछला वाला फैसला आ गया, यानी जब कमिश्नर अपील का फैसला आया। 120 दिन में किसने फैसला सुना दिया था? कमिश्नर अपील ने। अब आप फैसला आने के 60 दिनों में किसके पास चले जाएं? ATIR के पास। फीस है 5000 कंपनीज के केस में और बाकियों के केस में फीस है 2500। ये भी नई बातें हैं क्योंकि वो फिगर्स नहीं है, लेकिन लाइनें वही चल रही हैं, इसलिए मैंने कोई हाईलाइट नहीं करवा रहा। 60 दिनों के बाद भी आप अपील कर सकते हैं इफ अ गुड कॉज इज शोन। ये 0.5 अभी मैं पढ़ाता हूं। 0.5 अभी मैं पढ़ाता हूं, इसमें ये काट दें आप लोग। डिस्पोजल ऑफ अपील का क्या मतलब है? डिसीजन, फैसला आ गया। ये वाली बात अभी पढ़ी थी, मे बिफोर डिसाइडिंग अपील कॉल फॉर पर्टिकुलर मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर। ये बात तो नहीं है लेकिन आसान सी है। केस की हियरिंग के दिन में दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी एब्सेंट हो गई, केस को रोक दें या जारी रखें? The appellate tribunal shall hear the parties and in case of absence by any of the party, कोई एक पार्टी क्या हो जाए किस दिन? ट्रिब्यूनल मे प्रोसीड या मे स्टॉप? एक्स पार्टी सिंगल पार्टी, ही मे प्रोसीड सिंगल पार्टी। बस जो एक बंदा आया हुआ है वही पार्टी, ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ है। He may proceed single party to decide the appeal on the basis of, ये बोंगी ना मारिएगा, जो नहीं आया वो हार गया, इस तरह नहीं होगा। बस जो भी मुनासिब समझेगा वो फैसला सुना देगा। तो एक बंदा आ गया तो उसी की बुनियाद पे केस सुना जाएगा, बाकी तो वही सारा। Appellate tribunal shall decide within, उसने कितने दिनों में डिसाइड किया था, लेकिन Appellate tribunal ने कितने दिनों में डिसाइड करना है? 6 months। Where the appeal relates to an assessment order, the appellate tribunal may make an order to confirm, modify or annul। confirm कितना था? 32, modify 22, cancel 20। He may confirm, modify or cancel the assessment order। चौथी चीज नहीं है इधर। कई दफा appellate tribunal का जज कहता है मैं नहीं फैसला सुनाता, सर प्लीज फैसला सुना दे, नहीं सुनाता, एंड रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर। कमिश्नर तुम ही फैसला सुनाओ। ये ना कमिश्नर ऐसी सूरत में गंदा बच्चा होता है, वो कुछ करके नहीं आता, वैसे टाइम जाया कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं कमिश्नर जाओ तुम ही जाओ काम करो दोबारा। रिमांड द केस, कई दफा अब्बू के पास मसला लेके जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं हल करता, बस जाओ अम्मी के पास से, रिमांड द केस बैक टू अम्मी, रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर, उधर आपका काम बन जाता है, आपको पता है। रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर और कमिश्नर अपील फॉर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी। वेयर अपील रिलेट्स टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट का कोई बच्चा मतलब बता दे। नॉन रेजिडेंट का, अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया तो ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, वेरी थोड़े अरसे के लिए हो, क्या हो रिप्रेजेंटेटिव, एनल नहीं हो रिप्रेजेंटेटिव।
अच्छा जी, 32 से 34 पे जा सकते हैं, अभी पढ़ाया है, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। इधर देखें, इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील एनी चेंज इज मेड इन असेसमेंट ऑफ एओपी और न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी इज ऑर्डर्ड, द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल ऑथराइज द कमिश्नर टू अमेंड द असेसमेंट ऑफ बाकिर एंड असद ऑल्सो। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट विल, ये दोनों 100% कॉपी पेस्ट हो गए, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं हुआ। डन। ऑर्डर करना जरूरी है या करके कम्युनिकेट करना भी जरूरी है? मेक के बाद कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल कम्युनिकेट इट्स ऑर्डर, किस किस को? वो बता दें किस किस को? एपलेट ट्रिब्यूनल अपना फैसला कमिश्नर को सुना देगा और टैक्स पेयर को भी। एग्रीकल्चर इनकम माफ है, क्या ये आपको लॉ की किताब से मिल सकता है? मिल सकता है, एक जगह लिखा हुआ है माफ है, मिल सकता है ना। ज्वेलरी किस हेड में जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं ये आपको लॉ की किताब से मिल सकता है? मिल सकता है। सरासी की सैलरी कितनी है, ये आपको लॉ की किताब से मिल सकता है। कॉलेज वालों ने इसी खरीदा, कितने का है, ये आपको लॉ की किताब से मिल सकता है। जो बात कानून की हो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ लॉ, और जो बात हकीकत हो। एक और मिसाल पूछता हूं, मेरी एग्रीकल्चरल इनकम 10 लाख है या 20 लाख है? मुझको कोई 10 लाख कह रहा था, बोंगा। पॉइंट ऑफ फैक्ट, पॉइंट ऑफ फैक्ट। मैं दफ्तर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं या घर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं? पॉइंट ऑफ फैक्ट। गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पर टैक्स कैसे लगेगा? एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला पॉइंट ऑफ फैक्ट के बारे में फाइनल है, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ लॉ है फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इफ ऑर्डर रिलेट टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। तो हाई कोर्ट में सिर्फ कौन से केस जा सकते हैं आप? क्या मैं लिख सकता हूं इसको सर्कल लगा के, ये केसेस आप बोलें हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कौन से वाले नहीं जा सकते? अच्छा भाई, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गौर से सुननी है। आपने कमिश्नर अपील के पास जाने से पहले ना 20 लाख पे टैक्स जरूर जमा करवाना है, और वो आपने कराया ही होता है अपने रिटर्न के साथ। लेकिन जब आप कमिश्नर अपील के पास अपील करने जाते हैं तो ये वाला टैक्स भी कमिश्नर मांगना शुरू कर देता है, ये वाला भी, डिमांड नोटिस वाला भी। आप कमिश्नर को कहते हो मैंने तो अपील कर दी है, खुदा के लिए 12 लाख पे टैक्स ना मांगो, जज का फैसला आने दो। कमिश्नर फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालता रहता है, यार ये वाला टैक्स भी दे दो यार, खैर है यार, दे दो ये वाला टैक्स भी। बार बार कमिश्नर तंग करता है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो।
आपको कमिश्नर कहते हैं यार वो 20 लाख पे दे दिए, कहते हैं नहीं एक्स्ट्रा 12 लाख पे दो। अब आप कमिश्नर अपील के जज के पास चले जाएं और दो काम करें, इसे ग्राउंड्स ऑफ अपील भी जमा करवाएं प्लस एक रिक्वेस्ट करें ग्राउंड्स ऑफ अपील इसके बारे में, और ये जो आपके घर डिमांड नोटिस आया है इसके बारे में आप एक रिक्वेस्ट करें, सर प्लीज मुझे डिमांड नोटिस आया हुआ है पैसे दो, सर मैं 12 लाख पे पैसे नहीं दे सकता, खुदा के लिए कमिश्नर अपील मेरे पे तरस खाएं, मैं पैसे नहीं दे सकता, कमिश्नर अपील खुदा के लिए मेरे पे तरस खाएं, मैं एक्स्ट्रा 12 लाख पे पैसे नहीं दे सकता। कमिश्नर अपील के दिल में तरस आया, कमिश्नर अपील ने कहा जाओ तुम्हें मैं 30 दिन की छूट देता हूं। कमिश्नर अपील के दिल में तरस आया, इसने कहा मैं तुम्हें 30 दिन की छूट देता हूं, तुम टैक्स जमा ना कराओ, रिलैक्स। ये चला गया। 31वें दिन कमिश्नर दोबारा आया, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, चीनी मिनी पैसे दो पैसे दो, इधर से गुदगुदी कर पैसे दो पैसे दो, टैक्स पेयर फिर दोबारा कमिश्नर बिल के पास चला गया, सर इन्हें चुप करा लो, इसको चुप करा लें कुछ हो जाने, इसे चुप करा लें कुछ हो जाने, मैं मेरा पता कोई नहीं, मैं 2 साल पहले पागल था, तो सर कुछ हो जाने इसे चुप करा लें। कमिश्नर अपील के दिल में दोबारा तरस आया, कमिश्नर ने कहा मसला क्या है, सर बेगम ने कहा सूट लेके आने नहीं आओ, मैं अब उधर जाऊं या इधर जाऊं या तुम्हें घर से निकाल दें, फिर कमिश्नर ने कहा चलो नहीं बैठ जाओ चुप कर, ठीक है क्या मसला है। कमिश्नर अपील दोबारा इसे 30 दिन की छूट दे देगा, एक और 30 दिन की छूट, 30 दिन तक मैं तुम्हें रिलैक्स करता हूं, मूंछों को ताव दो, 30 दिन तक मैं तुम्हें रिलैक्स करता हूं, जाओ और जाके टैक्स जमा ना कराओ, 30 दिन और तुम्हें छूट देता हूं। अब लॉ मेकर ने कमिश्नर अपील को पकड़ा और पकड़ के चंडे मारी, कमिश्नर अपील को चंडे मारी, कमिश्नर अपील यार इतना रहम का मदद तेरे में जागा हुआ, लॉ मेकर ने कहा अब एक बात सुन जो तेरे लिए है कमिश्नर अपील, दिलों को थाम लो कमिश्नर अपील अपने। कमिश्नर अपील हमने किसी जमाने में कहा था कि तुमने फैसला सुनाया करना 120 दिन में, अब तुम 120 दिन में फैसला ना सुनाओ क्योंकि तुम्हारे दिल में डबल रहम का मादा जा गया। अब वो जो 30 दिन तुमने उसे पहले दिए थे और 30 दिन अब दिए, टोटल 60 दिन में तुमने केस का फैसला भी सुनाना है। कमिश्नर अपील ने कहा मैंने तो 120 दिन में फैसला सुनाना होता है, चुप। तो फर्ज करें आपने जनवरी में अपील की, तो कमिश्नर अपील ने सोचा था मैं अप्रैल तक फैसला सुना दूंगा, लेकिन आपने 30 दिन की छूट ले ली, जनवरी में टैक्स जमा नहीं कराया, फिर फरवरी में जाके 30 दिन की छूट ले ली और टैक्स जमा नहीं कराया। अब इन 60 दिनों में कमिश्नर के लिए क्या बाइंडिंग है, कमिश्नर अपील के लिए वो फैसला सुनाए, मारा जाएगा। डन। पेज नंबर 345। अच्छा ये जो आज हमने सारा लिखा हुआ है ना, उसके नीचे उर्दू शुर्दू सारी लिखी हुई है, ये जरा पढ़ लीजिएगा, कंफर्म मॉडिफाई कैंसिल सबकी मैंने उर्दू बना के लिखी हुई है। अच्छा अगर कमिश्नर अपील बोलें मुनासिब समझे तो कमिश्नर को कह दे कि टैक्स देना टैक्स पेयर के लिए मुश्किल है, तो कमिश्नर 30 दिन तक टैक्स पेयर से टैक्स, कमिश्नर अपील ऐसा करने से पहले कमिश्नर को बताएगा ताकि कमिश्नर टैक्स ना लेना। कमिश्नर अपील कमिश्नर को बताकर टैक्स पेयर को टैक्स जमा कराने के लिए 30 दिन की और छूट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि फिर इन अगले 30 दिनों में केस का फैसला सुना दे। कौन? हालांकि आम हालात में कितने दिनों में फैसला सुनाना होता है? डन। पढ़े आके 128 का 1A और 1AA। अगर कमिश्नर अपील सोचे डेट टैक्स रिकवरी किससे,
फ्रॉम टैक्स पेयर। ऑन एक्स्ट्रा बोलें 12। अगर कमिश्नर अपील सोचे कि टैक्स रिकवरी फ्रॉम टैक्स पेयर ऑन एक्स्ट्रा 12 लिखें, शेल कॉज क्या? अनड्यू हार्डशिप। बड़ा मुश्किल है। ही कौन? मे स्टे रिकवरी, मे स्टे ऑफ टैक्स, मे स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स अप टू 30 डेज। अगला ब्रैकेट में ले लें, कमिश्नर को बता के ऐसा करना है आफ्टर पढ़ें कमिश्नर। अब पढ़ें इंग्लिश में। द कमिश्नर अपील थिंक्स दैट टैक्स रिकवरी शैल कॉज ही मे स्टे रिकवरी अप टू, कितने दिन की छूट मिल गई? एक और छूट ले लें, आगे चलें। द कमिश्नर अपील मे स्टे टैक्स रिकवरी फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ, however, अब कमिश्नर अपील फंस गया। इन दिस केस कमिश्नर अपील शैल पास एन ऑर्डर इन दीज 30 डेज। हम तो आसान कर रहे हैं अंग्रेजी को। इन दीज 30 डेज। अब उसे चाहिए कि क्या करें इन 30 दिनों में? फैसला भी सुना दे, बात खत्म करें। आखिरी बात, एक और सेक्शन हमारा रहता है ना 131। इफ अ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील, अगर आपने अपील की है, द टैक्स एज पर असेसमेंट ऑर्डर on the tax as per assessment order should still be payable। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल के जज के पास भी जा रहे हैं तो 12 पे टैक्स जमा करा के जाएं। However, लेकिन अगर आपको मसला लग रहा है, वही बात सारी, however the taxpayer may apply, किसको? ट्रिब्यूनल को। क्या रिप्लाई कर दे? फॉर स्टे ऑफ रिकवरी, किस चीज की? ऑफ टैक्स ऑन 12। तो यार रोक दो यार, मैं नहीं टैक्स दे सकता इस 12 पर। आप बताएं किसके दिल में रहम का मादा जागेगा? कमिश्नर अपील कहां से हो गया? वो तो जा चुका है। ट्रिब्यूनल के दिल में रहम का मादा जागेगा और ये 180 दिन की छूट देगा। जज का लेवल है, ये 30 दिन की छूट नहीं देगा। ये कितने दिन की छूट देगा? ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, अगर ट्रिब्यूनल कंसिडर करे दैट रिकवरी ऑफ टैक्स शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप टू टैक्स पेयर, द ट्रिब्यूनल में स्टे रिकवरी। ये लाइन है हाईलाइट करने वाली। द ट्रिब्यूनल में स्टे रिकवरी अप टू, अगला ब्रैकेट में ले लें, कमिश्नर को बता के ऐसा होगा, वो बार बार लिखा हुआ है। स्टे ऑर्डर शेल एक्सपायर इन 180 डेज का मतलब बताएं। स्टे ऑर्डर शेल एक्सपायर इन 180 डेज, 180 दिन बाद स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? नाउ कमिश्नर शेल प्रोसीड टू रिकवर द, अब वो आपसे टैक्स ले लेगा। तो लिखें 180 दिनों बाद अब कमिश्नर आपसे टैक्स ले लेगा। 180 दिनों बाद अब कमिश्नर आपसे टैक्स ले लेगा, आपकी जान ले लेगा। अब 180 दिन बाद कमिश्नर आपसे टैक्स ले लेगा। द स्टे ऑर्डर शेल एक्सपायर इन, नाउ कमिश्नर शेल प्रोसीड टू रिकवर द टैक्स।
भाई आपको समझ आई? कितने दिन की छूट देगा एपलेट ट्रिब्यूनल? 180 दिन की। और फिर 180 दिन बाद आपको क्या जमा कराना पड़ेगा? पेज 264। कामकाज एंड कंपनीज एंड एओपी 3 पार्टनर्स, बाकी उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी भी पार्टनर है। बड़ा मजे का सवाल है आज। कंपनी भी एक पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 20 से 30 to 50। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू एओपी एंड मेंबर फॉर 2020 एंड 2021। एओपी ने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 2020 में और 2021 में छोड़ने पर बिजनेस इनकम तक पहुंचते हुए हमने कमीशन दिया है एक पार्टनर को। ये भी पार्टनर ही है कंपनी। बताएं, अगर इस तक पहुंचते हुए कमीशन माइनस हो चुका हुआ है, क्या ये बिजनेस का खर्चा है या ये पार्टनर को पेमेंट है? पार्टनर तो बिजनेस का ओनर होता है। पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को बोनस, पार्टनर को कमीशन, इज इट अ बिजनेस का खर्चा या इट इज नॉट अ बिजनेस का खर्चा? सेक्शन 21 का जे लिख लें आगे, आपको याद रहे। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। सेक्शन 21 के जे में लिखा हुआ था। पहले मैं किस साल का सवाल सॉल्व करूं? 2020 का। ये बाकरी का डेटा किस साल का है? 21 का। उमर इज अ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम विच ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 million। कौन सा डेटा काट दिया है? 2021 का। अब हमारे सामने सिर्फ कौन सा डेटा रह गया? 20 का। तीनों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कामकाज का भी और पार्टनर्स का भी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। पहला सफ़ा एओपी के लिए, सॉरी पहला सफ़ा 2020 के लिए, दूसरा सफ़ा 2021 के लिए और तीसरा सफ़ा वर्किंग्स के लिए। पहला सफ़ा एओपी टैक्स ईयर 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहला सफ़ा। तीसरा सफ़ा वर्किंग वन एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस। किस साल की? 2020 की। प्रॉफिट आया या लॉस? इनकम कौन सी? नॉन स्पेकुलेशन। एक्सेलेंट। प्रॉफिट आया या लॉस? कितना? 18,000। प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुके हैं? खर्चे माइनस हो चुके हैं। कौन सा खर्चा? कमीशन। कितना? ये बिजनेस का खर्चा है या पार्टनर को पेमेंट है? आपको याद है हम रेड मार्कर से ऐड बैक करते थे, कमीशन, सैलरी, बोनस, ये सब कुछ ऐड करते थे। ऐड बैक कर दें। कमीशन कितना? 7,000। लॉस 11,000। नोट करें जल्दी। इनकम फ्रॉम बिजनेस
टैक्सेबल इनकम बोले 0, टैक्स 0। बस स्टैंड पे क्या करें? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस टिल 2026 टिल 2026 तक माइनस हो सकता है। कितना? 11,000। ये किसका लॉस है? एओपी का, बिजनेस का लॉस। ये अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एओपी का लॉस एओपी खुद उठाएगी, पार्टनर की इनकम में माइनस नहीं होगा। किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? अब किसका करें? कुछ करने इससे पहले? हाँ, एक वर्किंग करेंगे। कौन सी वर्किंग की हेडिंग याद हो किसी को? डिविजिबल इनकम। किसका न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगे? पार्टनर का। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग टू डिविजिबल इनकम। किस साल की? 2020 की। पार्टनर्स के नाम? बाकिर, उमर, एसपीएल और टोटल। यही करते थे। यहां पे कमीशन वगैरह और यहां पे प्रॉफिट शेयर वगैरह। ये अमाउंट बताएं कितनी है? ये वाली उठाएं ये वाली। 2-4 बंदे आए इधर, ये वाली उठाएं। कितनी आ गई? 0। ये वर्किंग पेपर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट करें और क्रॉस करें। क्यों ना करें? इधर आओ, चीजें बांटे। बच्चे पहुंच गए। ओहो, चीजें तो मैं भूल गया। ज्यादा हो गई। ठीक है जी। डिविजिबल इनकम क्यों नहीं कैलकुलेट की? क्योंकि कुछ डिविजिबल ही नहीं है। एओपी का अपना लॉस आ रहा है यार। वो फिर करके ना आप कमीशन डाल देना, वो कर के एंड पे जवाब 0 ही आना है। वो लॉस शेयर हो जाएगा सब में और वो जवाब 0 ही आना है। किसका सवाल? बाकिर का। कौन सा साल? 21 में क्यों जा रहे आ? ये पहला सफा मेरा। इसकी कोई टैक्सेबल इनकम इस साल की? सवाल में गिवन ही नहीं। एड शेयर फ्रॉम, हाँ शो करें एग्जामिनर को, आए ही नहीं कोई शेयर। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम। टैक्स 0, एक्चुअल टैक्स 0। ये किसका सॉल्व हो गया? बाकिर का। अब किसका सॉल्व करें? उमर का। उमर ने कोई गुल खिलाया 2020 में? गुल खिलाया, गुल्ली खिलाई है? गुल खिलाया 6 मिलियन। मिस्टर उमर, थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूं, 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,000। एड शेयर किसका? कितना? ये क्या आ गई? सॉरी,
ये टैक्सेबल इनकम है ना, दो काट के लिख लो भाईजान, ये टैक्सेबल इनकम है ना। अब क्या करूं, ऐड शेयर फ्रॉम कितना 6,000 चपेट ताजा ताजा तंदूर में से निकाल के। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, अब टैक्स चैप्टर 4 में जाके कोई निकलवाए। चलें आज चीटिंग कर लें, बुक से ही देख लें। चैप्टर 4 8800 ज्यादा हो गया, 6,000 पे 8800, मैं जा रहा हूं 1330 डन। अब क्या निकालूं, इधर देखें, ज्यादा वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, चपे आ जाके वही जवाब आ गया, क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी कितना था, नजर आ रहा है यहां तक, क्लियर। ये किसका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल, उम्र का। चलें जी आगे। अब कौन सा साल शुरू करें, एओपी टैक्स ईयर 2000, इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहले उधर ही रखो, ले आए इधर। 21 में कितना बिजनेस इनकम है, और डिविडेंड इनकम, वर्किंग नंबर 3, एओपी इनकम फ्रॉम 2021, जी इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एड कमीशन, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कमीशन माइनस हो चुके। ये बिजनेस का खर्चा है नहीं, बोले ये क्या हो गई, किस साल की, करंट ईयर की। अब मुझे 3 चीजें बताएं, एक्सेलेंट, पिछले साल का लॉस माइनस करें इसमें से, और पिछले साल की डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं सवाल में, क्या माइनस कर लें, एओपी अपना लॉस खुद उठाएगी। क्या सेम हेड में से लॉस माइनस किया जा सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2020 का लॉस, भाईजान सारे मुतवज्जो हो जाए, सारे मुतवज्जो हो जाए। एक नई लाइन आने लगी है, प्रोबेबली ये हमारे सिलेबस का लास्ट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी तो फिर एप्लीकेशन ही है कॉन्सेप्ट्स की। ये बताइएगा, ये तस्वीर भी आपने खींचनी है। If at least one partner of an AOP
if at least one partner of an AOP is a company, the share of company shall be excluded from income of AOP. The share of company shall be excluded from income of कंपनी को उसका हिस्सा पहले दें, पहले दें, पहले दें, कंपनी को उसका हिस्सा पहले दें। बिल्कुल नई लाइन, लेस। हां, आज इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से मैं माइनस कर रहा हूं, लेस शेयर ऑफ एसपीएल, इसको इसका हिस्सा पहले दें। 21,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 21,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। ये जी आज नई लाइन है, पहली दफा जिंदगी में आ रही है। जी बोलें। इस 10,500 का और उस कमीशन का जो मर्जी करे एसपीएल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एसपीएल का मामला है, कंपनी का न्यूमेरिकल है। बस निकाल के थ्रो अवे कर दें हमारे सवाल से इसको। बेचारी एओपी के पास कितना बचा? 10,500। इसके साथ जरा इसको हाईलाइट करें, इस लाइन को रजिस्टर पे लिख के। किसको किसका हिस्सा किस में से दे दिया? ऐसा पार्टनर जो उसको एओपी के प्रॉफिट में से पहले हिस्सा दे दें। इफ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ एन एओपी इज द शेयर ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम ऑफ। अब ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आई है, और ये ना खुशी की खबर है। रीजन इसके, इस पे रेट अब लोअर लगेगा, खुशी की खबर है। और कोई इनकम कमा रहा हो ये डिविडेंड? जी अच्छा, वो ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम पार्टनर के न्यूमेरिकल में होती है। अभी तो एपी का चल रहा है, इसको क्या कर दूं? आ जाके ये किसकी टैक्सेबल इनकम आ गई? चैप्टर 4 में जाके टैक्स बता देंगे इसका, ऐसे बता दें। देखिए 2905। अब किसका टैक्स ऐड करें? डिविडेंड का। एक्सेलेंट, कौन बोला है? फाइनल टैक्स, गुड। ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड। जी बोले। नहीं लिखा हुआ फिर भी करेंगे, हमेशा डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस करेंगे। लेस कर दें दोबारा, टैक्स ऑन, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुके। अब किसका सवाल सॉल्व करें? किसका सवाल सॉल्व करें? नहीं, बाकिर का नहीं, एक वर्किंग करनी पड़ेगी पहले। मेरे पास जगह नहीं है, आप पेज 3 पे चले जाएं। किस साल की? अब प्रॉफिट है, किसको बांटना है? सारे में से ढूंढ के बता दें किसको बांटना है। एक्सेलेंट, जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगना है। वो कितनी फिगर है? डिविडेंड को नहीं बांटना, उस पे फाइनल टैक्स होता है, जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगना है। अच्छा जी,
लेकिन अनलकीली गेम बदलने लगी है। हमारे अब 2 पार्टनर बचे हैं, बाकिर और असद। एसपीएल को पहले ही फारा कर दिया है। लो जी, अब यहां भी मजा आएगा। ये मैंने गलत किया था, एसपीएल इधर कभी भी नहीं लिखना। एसपीएल आया ही नहीं करना डिविजिबल इनकम में। डिविजिबल इनकम में सिर्फ कौन आया करेगा? बाकिर और उमर। डन। अब इधर क्या लिखूं जिस पे चैप्टर 4 का रेट लग रहा है? 10,500। कोई बंदा बता दे आप कमीशन लिखने की लॉजिक बनती है या कमीशन नहीं लिखें? ना लिखें। क्यों? क्योंकि जिसको मिल रहा है वो डिविजिबल इनकम में नहीं आना। यहां भी मैंने गलत लिखा था, नहीं आया करेगा डिविजिबल इनकम में ये। अच्छा जी, अब सिर्फ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। बैलेंसिंग निकालें इसमें से माइनस करके चीजें, वही आ गया ना दोबारा 10,500। याद है ना, इधर आता था सैलरी, बोनस, बाकी की सैलरी भी आ सकती थी सवाल में, वो तो लिखनी पड़ती फिर। अब कोई बंदा लॉजिक पे चल के बताए 10,500 को कैसे तकसीम करूं। मुझे ये लग रहा है मैं अब इसको छुपा दूं, क्योंकि 2 ही पार्टनर बचे हैं ना। जो भी चीज है 20 हिस्से 1 के हैं, 30 हिस्से 1 के, तो टोटल 50 है। कौन सा जो 50 छुपाया हुआ है वो नहीं, इन दोनों का टोटल। या तो 2/5 कर लें और 3/5, आपकी मर्जी है, या 20 + 30 = 50। तो 20/50 और 30, क्योंकि पहले को फारक कर दिया हमने। 100 से डिवाइड नहीं करना। अब ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। ये भी एक कॉन्सेप्ट नया है, ये भी न्यू है। अच्छा बताएं जी, 10,500 इंटू 20/50 और 10,500 इंटू 30/50 बताएं। ये सारा और ये आपको जरा नई चीज कराइए आज। वर्किंग 4 को हाईलाइट कर लें हाईलाइटर से। इस लाइन को मैंने करवा दिया है हाईलाइट। अब जिसने जाना है जा सकता है। मैं 2021 का किसी क्लास है किसी की कहीं, मैं 2021 का सवाल सॉल्व करवा दूं आपको। किस किस का? बाकिर का और उमर का। उधर ही रखें कैमरा। जा, कहां जा रहा है? तेरी कोई क्लास नहीं है, बैठ जा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी बाकिर का किस साल का? 2021 का। 21 में क्या कमाया इसने? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट, ओपन प्लॉट। जी बोलें। 50, 200, टोटल इनकम भी यही है। नहीं, टोटल इनकम है ये, माजरत। नहीं नहीं नहीं, टोटल इनकम है। कितनी? लेस। इसे क्यों निकाल दूं? बेचारे की
टैक्सेबल इनकम नोट कर, डाल के क्यों निकाला है, सेपरेट रेट है, ऐसे ही है ना। अब जुल्म करना है, ऐड शेयर फ्रॉम, कैमरा उधर लेके जाओ भाई, व्हाइट शर्ट वाले, जरा ऐड शेयर फ्रॉम एओपी पे उंगली रखो, उठ जाओ, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी पे उंगली रखो, बाकिर का, उधर उधर उधर, बाकिर का, और दरमियान में बिल्कुल नीचे, पड़े हो साइड पे हो ना, नजर नहीं आ रहा। ये बाकिर का शेयर फ्रॉम एओपी है, किस साल का, 2021 का। आ जाए, आपको मैं क्लास से निकाल रहा हूं जी। अच्छा, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी बोलें, 4200। अच्छा, इसका नाम बताएं क्या रखें, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, कितनी, 4200। इस पे टैक्स निकालने की जरूरत क्यों, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, कम वाली इनकम ही बेचारे की जीरो है, क्या करें फिर, नो नीड, एक्चुअल टैक्स नहीं, नो नीड तो नहीं, जीरो लिख दें यहां। ऐड एक और टैक्स है, टैक्स ऑन, एक और टैक्स भी तो है मेरे भाई, 5200 को निकाला नहीं हुआ। अच्छा, ये नो नीड मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि कम वाली इनकम जीरो है ना, तो जब कम वाली इनकम जीरो है तो उस पर जीरो लगेगा तो जवाब जीरो ही आने ना। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक, सारे लोग पेज नंबर बताएं, पेज नंबर बताएं कैपिटल गेन का। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, नहीं लिखा हुआ, कितना गेन आया, होल्डिंग पीरियड गिने, यकम जनवरी 18 को ना गिने, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, यकम जनवरी 21, 3 साल 1 महीने। पेज नंबर बताएं, 228। इसमें 3 से 4 साल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट देखें, 5%। चलें, जवाब 260। ये क्या आ गया, पेएबल टू, कर लो भाई नोट। ये ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम कहां स्टोरी चलती है, पार्टनर के न्यूमेरिकल में, और किसके न्यूमेरिकल में ये स्टोरी नहीं चलती, एओपी के। अच्छा, दूसरे शहजादे ने कोई गुल खिलाए हैं 2021 में, क्या कमाई है उसने, बिजनेस इनकम कितनी, 2500। क्या नाम है इसका, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2500, यही मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी, 2500। ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, जाओ भाई उंगली रखो शेयर फ्रॉम एओपी पे, जो उमर का है, पीछे हटो, 6300, वापस आ जाओ। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस,
टेक्स्ट निकालें चैप्टर 4 में जाके, नकल मारें। हाँ जी, 2310 एक्चुअल टैक्स 2310 अगर बनता है ज्यादा वाली इनकम पे, तो बता दो कम वाली इनकम पे कितना बनता है? 656। एक तस्वीर इधर की खींच ले और एक तस्वीर उधर की। सवाल में डेटा ज्यादा था, डेटा कम था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंथी था जरा, और काफी कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा था। अब कैमरा उधर करो, दूसरी तस्वीर इधर खींच ले। चलो आज तो मोबाइल में मौजा ही मौजा। अब इधर कर दें कैमरा। हाँ जी, दूसरी फोटो कौन सी? ओ हाँ, बैठो, एक फोटो। आ जाएगी इस तरह मोबाइल में, सेंटर में ले आए। देखें जरा, जूम करके नजर आ रहे हैं, वरना कोई हल देखते हैं इसका। आ रहे हैं नजर? आप लोग देख रहे हैं ये बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं अपने साथ छुट्टियां करके? ये ना मैं आपको नोट करने देता हूं, जो नोट कर रहे हैं। अब्दुल्ला 1 मिनट बाद ना आपने बटन दबा देने कंट्रोल पेज अप का। ये पहले ये नोट कर लें, फिर अगला 1 मिनट बाद कंट्रोल पेज अप का बटन दबा दो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।